अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आ गए भाई लोग। चलें भाई, शुरू करते हैं फिर हम आज लेक्चर अपना। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। और नहीं यार, मेरी घड़ी पर तो टाइम हो गया है। चलो अभी 2-3 मिनट देख लेते हैं। मैं ऊपर ज़रा डिटेल्स लिख दूँ, उतनी देर में लोग आ जाएंगे। हाँ, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 23। फर्स्ट ईयर C1 फिज़िक्स। और आज हमने शुरू करने जाना है चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 जो है, हमने थर्ड चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली उसको स्टडी कर लिया है। सारे उसके शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब कर लिए हैं उसके। अब चैप्टर नंबर 4 जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी 2 मिनट देख लेते हैं कि और लोग आ जाएं, फिर चैप्टर नंबर 4 जो है उसको शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी फरमाइए। हाँ हाँ, तो सर आगे से नजर नहीं आता, जब आप सामने आ जाते हैं। नहीं वो तो मैं सामने आगे फिर पीछे हट जाता हूँ ना, मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं इसीलिए पीछे हट जाता हूँ ताकि आप नोट कर लें। ज़ाहिर बात है, जब मैं लिखूँगा फिर तो मैं सामने आऊँगा। मैं वैसे भी यही कोशिश करता हूँ कि साइड से लिखूँ। आप देखेंगे मैं ज़्यादा ये कोशिश कर रहा था कि एक साइड में बोर्ड के लिखूँ ताकि आपको नज़र आए। लेकिन जब मुझे दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा तो मैं उसके सामने आऊँगा। ठीक है, इसीलिए मैं उसके बाद फ़ौरन लिखने के बाद पीछे इसलिए हट जाता हूँ ताकि आप उसको राइट डाउन करें। ठीक है, हाँ। तो अभी आप करते हैं 2 मिनट के बाद शुरू करें। हाँ भाई, आ गए हो? अच्छा भाई, फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, ये लेक्चर जो है ये यूट्यूब पर भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। ठीक है, इसी वजह से मैं यूट्यूब पर भी इसको अपलोड करता हूँ कि अगर जूम पर किसी जगह पर कोई मसला आ रहा है,
मसलन बोर्ड को देखने में मसला आ रहा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मसला पैदा हो रहा है, तो आप इसको जाकर जो है वो यूट्यूब से देख लें। ठीक है, बहरहाल आज मैं ज़्यादा ये कोशिश करूँगा कि साइड पे होकर लिखूँ। ठीक है, तो यूट्यूब पर भी इसीलिए इसको अपलोड किया। यूट्यूब पर तो आप बार बार इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पर इसलिए अपलोड करता हूँ मैं, ताकि आप अगर कोई मसला जूम में रह जाता है तो वहाँ से जाकर आप इसको चेक कर लें। ठीक है, ओके, ठीक होगी बात। ओके जी, अब फिर हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो है। चैप्टर नंबर 4 जो है ये रादर छोटा चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू जो 2 और 3 हमने पढ़े हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने वर्क और एनर्जी को समझना है। ठीक है, बेसिकली वर्क और एनर्जी जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क करें तो वो जो वर्क आप उस बॉडी के ऊपर कर रहे होते हैं वो वर्क उस बॉडी के अंदर एज एन एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाता है, और वो जो एज एन एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है और वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। अच्छा, पहले नंबर पे हमने जो है वो वर्क को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर, और फिर सेकंड के ऊपर जाकर हम जो है वो स्टडी करेंगे एनर्जी को। अच्छा, अब ये वर्क वो वाला वर्क नहीं है जो आप करते हैं। मसलन अभी आप क्लास पढ़ेंगे तो आप कह रहे हैं जी हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास पढ़ने के बाद आप थक जाएंगे, फिर आपको भूख लग जाएगी, आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे। ठीक है, एनर्जी हासिल करने के लिए। लेकिन फिजिक्स के अंदर ये वर्क नहीं होता। फिजिक्स के अंदर वर्क ये होता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, ठीक है, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो बॉडी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम इस फिनोमेना को वर्क डन जो है वो कहते हैं। क्या? किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है ए, इसके ऊपर ये फोर्स लगती है एफ, और फोर्स लगने के बाद ये इस पॉइंट ए से मूव करके इस पॉइंट बी के ऊपर आ जाता है। तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट ए से बी तक इसने मूव किया। तो अब ये क्या हुआ है कि जब इसके ऊपर फोर्स लगी है तो इसने ये ए से बी तक डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इसका मतलब है कि फोर्स के लगने से ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट के कवर होने की वजह से हमारे पास इस बॉडी के ऊपर वर्क डन हुआ है। तो आप जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, किसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो ये अब आपने बात ज़हन में रखनी है कि अगर फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे और वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं वर्क डन। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर अभी स्टेशनरी है, मैं ये फोर्स हाथ से इसको उठाता हूँ और ऊपर यूं ले जाता हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक मैं उठा के जब इसको लिया तो इसने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसने डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस मार्कर के ऊपर जो है वो वर्क डन हुआ है। अब हम देखते हैं इसकी जो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है इसकी दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है,
and it covers a displacement in the direction of force is known as work done। ठीक है, तो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, जब कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करे और एक्ट करने के बाद इट कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन, कि ये वर्क डन हुआ है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो वर्क डन हुआ है। ये एक डेफिनेशन है इसकी। दूसरी डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड डेफिनेशन, और वर्क is also defined as, वर्क को हम ये डिफाइन भी कर सकते हैं, the product of magnitude of displacement and the component of force in the direction of displacement। ठीक है जी, ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन जो है वो आ गई कि वर्क इज आल्सो डिफाइंड एज, हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का उसकी, और जो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है, यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट कि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में है, यानी कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन। दिस इज नोन एज वर्क डन। तो इसको हम वर्क डन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो डेफिनेशन देख लिया हमने इसकी, अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कि हम इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरह इसको ड्राइव आउट, इसके एक्सप्रेशन को करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, सपोज करें एक फोर्स है, एक बॉडी के ऊपर एक्ट करती है किसी एंगल थीटा के ऊपर। ये देखें यहां पर ये एक बॉडी है, ये ठीक है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स F जो है वो एक्ट करती है किसी एंगल के ऊपर। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है। यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं तो इसके सामने वाला ये F साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट और ये F कॉज ऑफ थीटा, यानी कि F वाई कंपोनेंट हमारे पास F साइन ऑफ थीटा और F एक्स कंपोनेंट हमारे पास F कॉज ऑफ थीटा जो है वो बन जाएगा। अब ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ इस पॉइंट A से इधर इस पॉइंट B के ऊपर आ जाता है ये ऑब्जेक्ट। तो इसने यहां से लेकर यहां तक कोई डिस्प्लेसमेंट D जो है वो कवर किया। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि हमारे पास फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो आप यहां से क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि जो फोर्स का F कॉज ऑफ थीटा कंपोनेंट है। ठीक है,
जो एफ कॉज ऑफ थीटा कंपोनेंट है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियरली नजर आ रहा है हमें, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में है एफ कॉज ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्क डन W जो है वो एफ कॉज ऑफ थीटा इनटू डी, डी क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। तो यहां से W मेरे पास एफ डी कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। और ये अगर कोसाइन का एंगल हो कोई दो वेक्टर्स के दरमियान में तो फिर हमारे पास क्या होती है, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये हमारे पास फार्मूला वर्क डन का निकल आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां से हम एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि वर्क डन जो है इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन से दैट द वर्क डन is the product of force and displacement। कि ये प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। क्लियरली आपको नजर आ रहा है एफ डॉट डी। हमें पता है कि अगर कोसाइन का एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान में आ जाए तो जब कोसाइन का एंगल जो है दो वेक्टर्स के दरमियान में आता है तो हम कहते हैं कि दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि फोर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। वर्क को हम क्या कह सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट, लेकिन ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करने से पहले हम ये देखते हैं कि वर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क डन, कब वर्क मैक्सिमम मिनिमम। तो इसके लिए सिंपली आप देखें कि W एफ डॉट डी, तो W एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, थीटा 0 डिग्री होगा, तो W एफ डी कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि W मैक्सिमम एफ डी एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के पैरेलल हों तो हमारे पास वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम वर्क डन जो होता है उस केस में होता है जब थीटा 0 यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो। ठीक होगी जी बात। उसके बाद देखें आप, ये तो मैक्सिमम की बात होगी। अब अगर आपने मिनिमम को कैलकुलेट करना है तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी और W एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अगर इफ थीटा इज 90 डिग्री यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारे पास W एफ डी का एक्सक्यूज मी 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और आपको पता है कि cos 90 डिग्री 0
होता है। तो डब्ल्यू एफ डी मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे डिस्प्लेसमेंट के तो फिर वर्क डन जो है वो 0 होता है, और इस वर्क डन को हम कहते हैं मिनिमम वर्क डन। उसके बाद एक तीसरा केस है कि अगर थीटा वो 180 डिग्री हो, अगर थीटा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो, तो तब हमारे पास जो है वो क्या सिचुएशन बनेगी। आप देखें कि डब्ल्यू एफ डॉट डी, तो डब्ल्यू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, थीटा 180 डिग्री, तो डब्ल्यू एफ डी कॉज 180 डिग्री, तो कॉज 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। तो डब्ल्यू एफ डी इंटू -1 डब्ल्यू माइनस एफ डी, ये भी मैक्सिमम वर्क डन है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव के साथ साइन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 एंगल्स के ऊपर जब वर्क डन को चेक किया है, वो वर्क डन हमारा थीटा जो हमारे पास है 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री के ऊपर वर्क डन जो है मैक्सिमम होता है, थीटा 0 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम। ठीक है, थीटा 180 डिग्री के ऊपर भी मैक्सिमम, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद थीटा 90 डिग्री के ऊपर मिनिमम। ये तीनों केस जो है हमने करके जो है वो देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ग्राफिकल मेथड क्या है वर्क डन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, हम ग्राफिकली किस तरह इस चीज को रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट वर्क डन। हम ग्राफिकली वर्क डन को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज करें कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है एक बॉडी के ऊपर और इसको डिस्प्लेस करती है थ्रू डिस्टेंस d। तो हमने F और D कांस्टेंट फोर्स लगी है, F इस तरफ हम ले लेते हैं D हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस पे हम ले लेते हैं F कॉज ऑफ थीटा, fx कंपोनेंट जो है। और अगर यहां से इसको मिला दें तो ये जो एरिया हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया जो है वो एरिया देखें, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये शेडेड रीजन क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ एफ कॉज ऑफ थीटा और डी जो है वो विड्थ है। तो ये क्या है, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन हमारे पास क्या है, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू विड्थ। तो इनको हम कोई नाम ले लेते हैं O A B C। तो हमारे पास विड्थ OC है और OA लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा OA इंटू OC। तो OA जो है ये हमारे पास किसके बराबर है, OA हमारे पास बराबर है F कॉज ऑफ थीटा के, और OC हमारे पास बराबर है D के। तो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एक्चुअली
ये क्या है, दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्चुअली इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप देख लें कि इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो वो सारा डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर किया और जो फोर्स लगी है वो शेडेड रीजन के अंदर हमारे पास आ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है या एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क डन के बराबर है। तो W हमारे पास आ जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और यहां से आप देख लें कि W एफ डॉट डी के बराबर आ जाएगा। ये हमने ग्राफिकली जो है इसको कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है, पहले हमने एनालिटिकली भी कैलकुलेट किया, और ये सारा प्रोसेस हम किससे कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने जो है वेरिएबल फोर्स नहीं ली। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में सेम रहती है। ऐसी फोर्स के जो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती है उसको हम कांस्टेंट फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फोर्स के साथ हमने किया। अब आप देखें कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वर्क डन के, वो क्या है, यूनिट ऑफ वर्क। तो जो हमारे पास एस आई यूनिट है वर्क का, W इज इक्वल टू एफ डी। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। यानी कि आपके पास जूल या न्यूटन मीटर जो है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ वर्क डन, ऐसा यूनिट्स ऑफ वर्क डन। उसके बाद इसकी डायमेंशंस, W इज इक्वल टू एफ डी, एम ए न्यूटन सेकंड लॉ डी, और ए हमारे पास V ओवर टी और V हमारे पास D ओवर टी। तो उसको अगर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो D ओवर टी स्क्वेयर, तो W मेरे पास ये वैल्यू उठा के यहाँ पर एक ही जगह पर रख दूं, M D ओवर टी स्क्वेयर टी। तो ये D जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर D है, ये D और D आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, WM D स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। और इसको अगर हम राइट डाउन करें तो ये हमारे पास कैपिटल M लेंथ का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, तो WM T इनवर्स L इनवर्स L स्क्वायर T इनवर्स। ये हमारे पास डायमेंशंस ऑफ वर्क डन जो है वो निकल आएंगे। ठीक है जी, अब हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो करके देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है। वर्क डन ऑन पेल, पेल कहते हैं बाल्टी को, बाल्टी के ऊपर वर्क डन, और वर्क डन ऑन द वॉल, और दूसरा वॉल के ऊपर वर्क डन। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं वर्क डन ऑन द पेल। तो वर्क डन ऑन पेल, बाल्टी के ऊपर वर्क डन। एक बंदा है उसने बाल्टी को होल्ड किया हुआ है, सपोज करें कि ये बाल्टी है, ये पेल है, ये बंदे ने यहाँ से इसको बाल्टी के ऊपर पकड़ा हुआ है, ये फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर इसके ऊपर लगा रहा है। तो इसके ऊपर ये जो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये तो पेल के ऊपर कोई वर्क डन नहीं कर रहा क्योंकि ये फोर्स तो परपेंडिकुलर लग रही है इस बाल्टी के। ठीक है, अगर बाल्टी इस तरफ मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ,
तो फोर्स तो इसके परपेंडिकुलर लग रही है, इसलिए कोई वर्क डन नहीं हो रहा। डब्ल्यू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, तो थीटा तो यहाँ पर है 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट डी और फोर्स के दरमियान में आप यह क्लियरली देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो डब्ल्यू एफ डी कॉज 90 डिग्री और कॉज 90 डिग्री तो आपको पता है 0 के बराबर होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी इंटू 0, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो बाल्टी, एक बंदे ने बाल्टी पकड़ी हुई है और बाल्टी पकड़ के वो जो है वो मूव करता जा रहा है आगे की तरफ, तो इसका मतलब है कि वो तो कोई वर्क डन नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि बाल्टी के ऊपर जो वो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहा है। और हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पता है कि अगर परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो बाल्टी के ऊपर लग रही है तो फिर वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि वर्क डन के लिए फोर्स का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होना चाहिए या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर तो फोर्स का कोई कंपोनेंट जो है वो पैरेलल टू द मोशन नहीं है, लिहाजा बाल्टी के ऊपर वो बंदे जिसने बाल्टी उठाई हुई है, हालांकि वो बेचारा कितना वर्क कर रहा है, वो कितना थक जाएगा इतनी भारी बाल्टी उठा कर, लेकिन फिजिक्स के अंदर वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा। तो आप एक भारी बाल्टी को उठा कर जरा लेके जाएं एक जगह से दूसरी जगह, आपको लग पता जाएगा, ठीक है जी। तो वो कोई वर्क डन। अब दूसरा देखते हैं वर्क डन ऑन द वॉल। अब एक बहुत बड़ी वाल है, एक पागल आदमी है, वो कहता है जी मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो मैं इस वाल को, ये जो वाल है इसको हिला दूंगा। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली है कि वो इतनी भारी वाल को यहाँ पर हिला देगा। ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, ये इसके ऊपर जोर लगा रहा है, ये इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहा है, बड़ी फोर्स लगा रहा है, ये इसको बड़ी कोशिश कर रहा है कि ये दीवार को डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि दीवार डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करे, क्योंकि वो जो फोर्स लगा रहा है वो इस दीवार को नहीं हिला पा रही। तो डब्ल्यू आप देखें एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब इस केस के अंदर ये तो दीवार आगे हिल ही नहीं रही है, ये कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं कर रही। तो जब डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं करती, चाहे जितना मर्जी जोर लगा रहे, फिजिक्स की जुबान में ये कोई वर्क डन नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस केस में वर्क डन जो है वो 0 है। तो इन दो एग्जाम्पल्स से ये बात जो है वो क्लियर हुई है कि हमारे पास जो वर्क डन है, ठीक है, वो उसी वक्त होता है जब या तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही हो या फोर्स जो है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लग रही हो। अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है तो तब भी कोई वर्क डन नहीं है टू द डिस्प्लेसमेंट, और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर नहीं कर रही है तो तब भी कोई वर्क डन नहीं है, ठीक है। इन दो एग्जाम्पल्स से ये बात जो है वो क्लियर कट हमें समझ आती है, ठीक है जी। अब उसके बाद आए वेरिएबल फोर्स। ये जो अभी हमने सारा पढ़ा है ये था वर्क डन विद कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, यानी कि ऐसी फोर्स कि जो अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं जा करती। कांस्टेंट फोर्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। कांस्टेंट फोर्स, द फोर्स विच नॉट changes its direction and magnitude is known as constant force। ऐसी फोर्स जो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को ना चेंज करे उसको हम कांस्टेंट फोर्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट जो है हमने वो स्टडी करना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, दे आर लार्ज नंबर ऑफ केसेस। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें जो है वो
वर्क डन जो है वो वेरिएबल फोर्स से हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना अभी मीटिंग मेरे पास आ रहा है रनिंग लो टाइम, तो आप लोग चाहे वो स्क्रीन शॉट लेके तो मुझे फॉरवर्ड कर दें, ये मीटिंग फिर किसी वक्त भी एंड हो जाएगी ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है रनिंग लो टाइम, मेरा 5-6 मिनट जो है वो रह गए हैं इसके अंदर मीटिंग को ओवर होने में। तो 12 मैं लेक्चर जो है इसको कंप्लीट कर दूंगा, वो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आप यूट्यूब से उसको चेक जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मुझे स्क्रीन शॉट जो है उसको सेंड कर दें। अच्छा जी, वर्क डन बाय वेरिएबल, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं उनके अंदर जो है वो कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन नहीं होता, उसमें बड़े ऐसे केस हैं कि जहां पर हमें वेरिएबल फोर्स जो है उसको कंसिडर करना पड़ता है। तो बहुत सारे केसेस के अंदर फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। इन मैनी केसेस द फोर्स will not remain constant, ठीक है। तो वो कांस्टेंट नहीं रहती ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ वर्क के प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे वर्क डन जो है वो वेरिएबल फोर्स की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास नंबर 1, जब रॉकेट प्रोपल्जन, व्हेन रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, जब रॉकेट अर्थ से अवे मूव करता है यानी कि ऊपर की तरफ जाता है, तो जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है। ज़ाहिर बात है, हमें इस बात का पता है कि जो हाइट बढ़ती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ग्रेविटी का अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि दैट इज अ वेरिएबल फोर्स। नंबर 1, व्हेन रॉकेट, जब रॉकेट जो है मूव्स अवे फ्रॉम the earth, the gravity decreases, तो ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। यानी कि ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप कह लें कि वो डिक्रीज होती है। दूसरे नंबर पर द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है इसमें फोर्स जो होती है जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो फोर्स इंक्रीज होती है, ठीक है। और जब स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने के बाद उसको छोड़ देते हैं आप, तो वो अनकंप्रेस्ड, यानी कि यहाँ आप उसको कंप्रेस करें, यहाँ से आप स्ट्रेच करें। जब आप उसको कंप्रेस भी करेंगे स्प्रिंग को, देखें आप कि ये अगर 2 ब्लॉक्स हैं इनके दरमियान ये स्प्रिंग है, तो इस तरफ से भी फोर्स लगाएं, इस तरफ से भी फोर्स लगाएं तो ये दब जाएगा और फिर इसको छोड़ दें, ये दबेगा और फिर इसको छोड़ दें। तो पहले जब आप इसको दबाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी और जब छोड़ देंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर इनको खींचे, यूं पकड़ के यूं खींचे इस तरह, ठीक है, यूं पकड़ के यूं खींचे, तो तब भी आप इसके ऊपर फोर्स जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये खींचा और यूं खींच के छोड़ दिया, तो उसके बाद वह यूं आया, अब फोर्स जो है वो डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है ये भी क्या है, ये वेरिएबल फोर्स है। दिस फोर्स इंक्रीजेस when the spring stretched, खींचना, stretched or compressed,
जब वो स्ट्रेच होता है या वो जो है वो कंप्रेस होता है, ठीक है। तो दोनों सूरतों के अंदर जो है हमारे पास ये जो है ये वेरिएबल फोर्स होती है। अब हमने जो है वो आगे ये देखना है कि हम जो है वो इस वेरिएबल फोर्स का एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर अब कल हम जो है इसको वेरिएबल फोर्स जो है इसका एक्सप्रेशन जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।